तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौला है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सरोज सागर और सागर ऑनलाइन क्लासेज पे एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में अध्याय 2 का हम लोग सबसे पहले थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी हो जाने के बाद अध्याय 2 के जो है एक एक सवाल को लगा लेंगे। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 को एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में सीखेंगे। तो आइए। पद का अर्थ होता है कि इसमें बहु मतलब होता है अनेक, और पद मतलब होता है पद, यानी इसमें अनेक पद आएंगे। ठीक ना जी, इसमें बहुत सारे पद आएंगे। ठीक है ना। पद मतलब होता है टर्म, यानी बहुत से इसमें टर्म आएंगे आपको। तो देखिए, इसमें बहुपद का हम आपको लिख दिए हैं परिभाषा। बहुपद का क्या लिख दिए हैं? परिभाषा। बहुपद का परिभाषा कह रहा है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात का मान धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक ना जी, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात का मान धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या घात धनात्मक कोमा पूर्ण संख्या हो। अब ये समझ में आपको नहीं आया होगा। बहुपद क्या होता है कि ये चरों और अचरों का समूह होता है, लेकिन बहुपद में यह देखा जाता है कि जो चर होता है इसका जो घात होता है, जो चर होता है इसका जो घात होता है, यह केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए या फिर घात धन होना चाहिए, और यह जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक ना जी। आगे हम लोग बहुपद का जो है व्यापक रूप देख लेते हैं। ठीक ना जी। तो जो बहुपद का व्यापक रूप होता है यह होता है ax पर पावर n, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है कि नहीं है। इसके बाद bx, और यह हो जाएगा n-1 होता है, यानी घात जो है धीरे धीरे घटता है। ठीक ना। यहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ हो सकता है। यह हो जाएगा cx और n-2 हो जाएगा, यानी घात जो है धीरे धीरे घटता है। ठीक ना जी। फिर प्लस माइनस हो सकता है, और d हो जाएगा x n-3, ये डॉट 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 ऐसे ही जाता है। ठीक ना जी, और आगे तक चला जाता है। यही है बहुपद का एक व्यापक रूप। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा सर ये क्या लिख दिए, पता नहीं चल रहा है कि a x पर घात n, b x पर घात -1 और c x पर घात जो है n में -2, ये क्या लिख दिए पता नहीं चल रहा है। तो इसे समझिए, इसे जो है ना, इसे आप जो है ये फार्मूला में देखकर आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग बहुपद के परिभाषा पढ़ेंगे, बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको जो एकदम कन्फर्म हो जाएगी बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। यह जो है बहुपद का एक व्यापक रूप होता है, यानी बहुपद जो होता है इसी रूप में होता है। ठीक है जी। यहाँ पे जो एक घात है, ये जो घात है यह केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी यह जो है धन में होना चाहिए, धनात्मक यानी प्लस में होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम लोग बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद जो होते हैं बहुत से प्रकार के होते हैं। बहुपद यानी इसमें अनेकों टर्म होते हैं, यानी इसमें बहुत से पद होते हैं। तो बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। तो भैया जो बहुपद का प्रकार होता है, पहला जो होता है घात के आधार पर बहुपद। ठीक ना जी। घात के आधार पर भी बहुपद के अनेकों प्रकार होते हैं। फिर जो है चर के आधार पर बहुपद, तो चर के भी आधार पर जो है बहुपद अनेकों प्रकार के होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है पद के आधार पर बहुपद। ठीक है जी। तो पद के आधार पर भी बहुपद जो होते हैं अनेकों प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घात के आधार पर बहुपद को देख लेते हैं। ठीक है ना जी। तो घात के आधार पर जो बहुपद होता है यह होता है, ठीक है जी, पहला जो होता है शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद, आपको यह सही शून्य घाती बहुपद क्या होता है। इसके बाद होता है रैखिक बहुपद। ठीक ना जी। इसके बाद होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद को हम लोग समझेंगे। इसके बाद होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। इसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक ना जी। ऐसे डॉट डॉट समथिंग जाता है, त्रिघात, चतुर्घात, पंचघाती। ठीक ना जी। ऐसे आगे आगे जाते रहता है, यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हो गए। शून्य घाती, शून्य घाती क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है।
चतुर्थ घाती क्या होता है, पंचम घाती वाला बहुपद क्या होता है, हम लोग थोड़ा से आगे समझेंगे। ठीक है जी। चलिए इसके बाद जो है चर के आधार पर बहुपद, तो चर के आधार पर भी बहुपद जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक चर वाला बहुपद, ठीक ना जी। पहले जो हो जाएगा शून्य चर वाला बहुपद, शून्य चर वाला बहुपद। फिर उसके बाद आता है एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। इसके बाद हो जाएगा दो चर वाला बहुपद, इसके बाद हो जाएगा तीन चर वाला बहुपद, ऐसी डॉट डॉट आगे समथिंग जाते रहेगा। ठीक ना जी। तो आप कहिए सर शून्य चर वाला बहुपद क्या होता है, एक चर वाला बहुपद क्या होता है, दो चर वाला बहुपद क्या होता है, तीन चर वाला बहुपद क्या होता है, तो 2 सेकेंड में वेट करिए, तो हम तुरंत में बता रहे हैं। इसके बाद जो है पद के आधार पर बहुपद, ठीक ना जी। तो ये जो होते हैं एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, ये पद के आधार पर होते हैं। जस्ट आप लोग द्विघात, त्रिघात, रैखिक या शून्य बहुपद के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक ना जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शून्य घाती बहुपद किसे कहते हैं। तो भाई आपको अगर कोई पूछे कि 6 क्या है, 7 क्या है, या 8 क्या है, या 3 क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे। पहले कोई पूछेगा कि 7 या 6 या 3 या 8 ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे, बहुपद है या नहीं है, बताइए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बहुपद है या नहीं है। ठीक ना जी। तो यहाँ पे जो 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब के सब एक बहुपद है। ये सब के सब क्या है, एक बहुपद है। ये जो है शून्य घाती बहुपद है। आइए आपको हम समझाते हैं कि शून्य घाती बहुपद कैसे है। यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 को जो है आप x पर घात शून्य लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी सर जी हम जरूर लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हो गया आपका 3 और ये जो x पर घात शून्य है इसका मान होता है शून्य, इसका मान होता है 1। ये जो होता है 1 के बराबर होता है। तो आपका हो जाए कितना 3 गुणे 1, यानी आपको 3 तो ही है, यानी हम क्या लिखे हैं, एक और कुछ नहीं बल्कि 3 ही लिखे हैं। क्या लिखे हैं जी 3। तो क्या जो है 3 एक बहुपद है कि नहीं है, तो 3 जो है एक बहुपद है। 3 भी क्या है, एक बहुपद है। इसे आप 3x पे घात 0 लिख सकते हैं। और इस पे जो यक्स यानी यक्स को क्या है, यक्स को हम चर, यहाँ पे यक्स क्या है हमारा चर है। तो जो चर का अधिकतम घात है या 0 है, ये चर का जो अधिकतम घात है ये क्या है, शून्य है। तो इसलिए इसे कहा जाता है शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें चर के घात का जो चर का घात होता है वह शून्य होता है। तो यह हो गया शून्य घाती बहुपद, है कि नहीं है। जस्ट इसको भी लिख सकते हो x पर घात 0, x पर घात 0 या y पर घात 0, कुछ भी लिख सकते हो। ये सब के सब क्या है, बहुपद है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 2 3 या 10 या 12 15 16 ये बहुपद है कि नहीं है, ये सब के सब बहुपद होते हैं, शून्य घाती बहुपद होता है। ठीक जी। अब चलिए हम लोग रैखिक बहुपद को समझते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान 1 हो। ठीक ना। जैसे आपको मान लीजिए हम लिख दिए 3x + 1, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कहो या फिर एक घाती बहुपद कहिए, रैखिक बहुपद कहिए या एक घाती बहुपद कहिए। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर आप ऐसे लिख दो इसको 3x + 3y, यहाँ पर x का भी मान कितना है 1 है, y पर भी घात कितना है 1 है। तो ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। आप ऐसे लिख दीजिए ये 6x, ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका रैखिक बहुपद है। 9z लिख दीजिए रैखिक बहुपद है। कुछ भी लिखिए, मान लीजिए आपको लिख दिए 3p लिख दिए, ये रैखिक बहुपद है। केवल n लिख दिए, ये भी क्या है आपका रैखिक बहुपद है। n भी एक प्रकार का रैखिक बहुपद होता है, जहाँ पर n जो होता है चर होता है, ठीक ना, और इसके सामने एक छिपा होता है या अचर होता है। ठीक ना जी। तो ये सब के सब रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इनमें जो होता है चर के घात का जो अधिकतम मान होता है यह 1 होता है। ठीक जी। अब चलिए हम लोग द्विघात बहुपद को समझते हैं। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि द्विघात बहुपद का पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो वैसा बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान 2 हो। ठीक ना जी। वैसा बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान कितना हो, 2 हो, तो वह कहलाएगा द्विघात बहुपद।
क्या कहलाएगा जी? द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हम लिख दिए 9y²। तो इसमें जो चर y है इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो ये होगा द्विघाती बहुपद। और मान लीजिए हम z² लिख दिए, ये भी क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। यानी 6x² + 6y हो गया, ये भी हमारा द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है इसका जो अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक ना जी? क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। मान लीजिए हम इसको 9x³ + 3x² लिख दे रहे हैं, तो कहिएगा कि सर जी ये द्विघाती है कि त्रिघाती है? तो भैया ये त्रिघाती है। ये क्या है? त्रिघाती है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है इसका अधिकतम घात 3 है। इसका यहाँ पर भी चर x है, यहाँ पर भी चर x है, चर का अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती हो गया। त्रिघाती न कि द्विघाती। अब हम इसको यहाँ से इतना को अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो अब ये आपका हो गया द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण आपको आशा करते ही समझ में आया होगा। वैसा बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान 2 हो तो वो क्या होगा? द्विघाती बहुपद होता है। ठीक ना जी? आप समझ लेते हैं हम लोग त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद जस्ट वही है, वैसा बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान कितना हो? चर के घात का अधिकतम मान 3 हो, तो वह हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। जैसे मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 3x³ + 3x², और मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 9x और +9। ये भी क्या है? ये त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे जो चर है इसका अधिकतम घात 3 है, तो यह त्रिघाती बहुपद हो गया। और मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं y³, तो ये भी क्या है? ये भी जो है त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि चर का अधिकतम मान कितना है? 3 है। और मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं मान लीजिए अगर हम लिख दिए 6p³, तो ये भी क्या है आपका? त्रिघाती बहुपद है। अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं इसे कि 6n⁴ और 3n² और 6n, तो ये क्या आप क्या कहिएगा कि त्रिघाती है कि चतुर्थघाती है कि 6 घाती है? कौन सा घात वाला बहुपद है? तो कहिएगा सर जी ये जो है चतुर्थ घाती बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है इसका अधिकतम घात 4 है, अधिकतम घात 4 है, यानी ये चतुर्थ घाती बहुपद है। तो ये त्रिघाती बहुपद का उदाहरण नहीं है, बल्कि चतुर्थ घाती बहुपद का उदाहरण है, इसलिए हम इसे कैंसिल आउट करते रहे। ठीक ना जी? चलिए, अब इसी प्रकार से हम लोग ये जो था घात के आधार पर बहुपद थे। ठीक ना जी? ये घात के आधार पर बहुपद थे, तो इन्हें हम लोग घात के आधार पर बहुपद को बांटे हुए थे। तो ये कितने प्रकार के थे? हमारा शून्य घाती बहुपद, जिन पे घात कितना हो? 0 हो। रैखिक बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान 2 हो, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसमें चर के घात का अधिकतम मान कितना हो? 3 हो, तो ये कहलाएगा आपका त्रिघात बहुपद। ठीक ना जी? इसी प्रकार से चतुर्थ घाती, पंचम घाती, आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहता है। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे घात वाले समीकरण बहुपद आपको मिलते रहते हैं। ठीक ना जी? आगे चलिए हम लोग अब जो है चर के आधार पर बहुपद को समझते हैं। चर के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? चर के आधार पर हम लोग बहुपद देखते हैं। तो चर के आधार पर देखिए भैया, इसमें जो है 6 लिखा गया है, तो ये तो हम जो 6 पर पावर 0 x पर पावर 0 तो हम खुद किए हैं। तो यहाँ पे जो 6 लिखा गया है इसमें कौ गो चर है? इसमें जो एक भी चर नहीं है, 6 में एक भी चर नहीं, इसलिए जो है शून्य चर वाला जो है बहुपद है। यहाँ पे 3x पावर 1 में एक ही चर x है, इसलिए एक चर वाला बहुपद है। यहाँ पर कितने चर है भैया? एगो x चर है, एगो z चर है, तो ये हो गया आपका द्विचर वाला बहुपद। ये कितना है? एक चर वाला बहुपद। ये आपका है द्विचर वाला बहुपद, ये जो है शून्य चर वाला बहुपद है। ठीक ना जी? यहाँ पर देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, z यहाँ है, तो इसमें 2 बहुपद हो गए। इसमें x यहाँ है, x यहाँ है और z यहाँ है, तो इसमें 2 चर हो गए। एक चर x है और एक चर z है, तो इसमें 2 चर हो गया। तो यस, इसलिए यह जो है 2 चर वाला बहुपद हो गया। ठीक ना जी? 2 चर वाला ये बहुपद हो गया। आगे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आगे जो है यहाँ पे एक चर y है और एक z है, यहाँ भी z है और यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पे z है। तो इसमें जो है टोटल 3 चर है, एक y, एक z और एक y, x और z। यहाँ पे 3 चर है, इसलिए जो है 3 चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है भाई? तो 3 चर वाला बहुपद है। इसको देखिए, तो यहाँ पर एक चर x है और एक चर y है, तो ये हो गया 2 चर वाला बहुपद। यहाँ भी एक x है और y है, तो ये भी 2 चर वाला बहुपद हो गया। यहाँ पर केवल x है, तो 1 चर वाला बहुपद हो गया। इसमें भी टोटल केवल x है, तो ये हो गया 1 चर वाला बहुपद।
यहाँ भी टोटल x है तो एक चर वाला बहुपद, यहाँ भी टोटल x है तो ये हो गया एक चर वाला बहुपद। एक उदाहरण और लिख देते हैं। मान लीजिए हम लिख दिए कि 6z 9p प्लस 3n और प्लस 12a और 6 मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं आपका, और ये आपका लिख दिए y और प्लस 6। इसमें हम पूछे कि कितना चर है या क चर वाला बहुपद है, तो आप गिनिए। यहाँ पे एक z है, एक p है, एक n है, एक a है, एक y है। तो टोटल चरों की संख्या जो हो गया 1 2 3 4 5, तो यह जो है 5 चर वाला बहुपद है। तो आपको जो है आशा करते हैं कि चर के आधार पर भी बहुपद पहचानने आ गया होगा और घात के आधार पर भी बहुपद पहचानने आ गया होगा। अब हम लोग जो है पद के आधार पर बहुपद को पहचानेंगे कि इसमें कितने पद हैं। तो देखिए भैया, पद यानी टर्म, तो इसमें एक ही टर्म है। इसमें कितना टर्म है? तो एक टर्म है। तो यह जो है एक पद वाला बहुपद है। ये भी एक पद वाला बहुपद है। इसमें कितने पद है? तो एक पद दो पद, तो ये 2 पद वाला बहुपद है। 1 2 3 यानी इसमें 3 पद हैं, ठीक ना जी। 1 2 3 4, तो ये 4 पद वाला हो गया। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, ये 3 पद वाला बहुपद हो गया। यहाँ पर 1 2 3, ये भी 3 बहुपद हो गया, 3 पद वाला बहुपद। ये हो गया आपका एक पद वाला बहुपद हो गया, सॉरी 1 2 पद वाला बहुपद हो गया। 1 2 3, 3 पद वाला बहुपद हो गया। 1 2 3 4, 4 पद वाला बहुपद हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पद वाला बहुपद हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद वाला बहुपद है, ठीक ना जी। तो आशा करते हैं कि आपको घात के आधार पर, चर के आधार पर और पद के आधार पर बहुपद को पहचाने आ गया होगा। अब हम लोग तीनों को मिलाकर देखते हैं क्या होता है, ठीक ना जी। तो पहले इसे देखेंगे हम लोग। तो यह जो है एक पद वाला शून्य घाती बहुपद है। एक पद वाला शून्य घाती बहुपद है। यह जो है एक पद वाला रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वह 1 है, ठीक ना जी। यह जो है 2 पद वाला, यानी इसमें 2 पद है तो ये हो गया 2 पद वाला। इसमें कितने चर हैं भैया? तो 2 गो चर है, तो 2 पद वाला 2 चर का रैखिक बहुपद है, ठीक ना जी। इसमें कितने पद है? 2 पद है, तो 2 पद वाला 2 चर का रैखिक बहुपद, यानी 2 चर का द्विपदीय रैखिक बहुपद, 2 चर का द्विपदीय रैखिक बहुपद है, ठीक ना जी। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो गया द्विघात का, यानी 2 घात का 1 2 3, द्विघात का त्रिपदीय बहुपद। करके आपको द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम आपको इस प्रकार से लिख दें कि ax² प्लस bx और प्लस c, तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 2 है। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। अगर यही बराबर में हम शून्य लिख दें तो ये आपका हो जाता है द्विघात समीकरण। तो समीकरण और बहुपद में खास कोई अंतर नहीं है, अगर बराबर में शून्य आ जाए तो ये हो गया आपका समीकरण। अगर बराबर में कुछ नहीं रहे तो ये आपका हो जाता है बहुपद, ठीक है जी। चलिए, तो द्विघात समीकरण का ये हो गया व्यापक रूप। अब हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का जो होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। मूल का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण में यक्ष के मान को हम लोग मूल बोलते हैं, यक्ष के मान को मूल बोलते हैं। तो ये मूल जो होता है द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग जो है अल्फा कोमा बीटा से जानते हैं, अल्फा कोमा बीटा के जानते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये द्विघात है, इसलिए इसके 2 मूल होंगे। त्रिघात के कितने मूल होते हैं? तो 3 मूल होते हैं। चतुर्थघात के कितने मूल होते हैं? तो 4 मूल होते हैं। रैखिक बहुपद के कितने मूल हो गए? तो रैखिक बहुपद पर सब मैक्सिमम घात 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद के जो होते हैं 1 मूल होते हैं, ठीक ना जी। तो द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं। इन मूलों को हम लोग यक्ष के नाम से जानते हैं, या इसी यक्ष को अल्फा कोमा बीटा के नाम से जानते हैं। तो यदि आपको जो है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के अल्फा कोमा बीटा का मान दिया हो और आपसे बोले कि द्विघात समीकरण निकालिए, तब आपको जो है एक सूत्र याद रखना होता है। यह जो होता है x² होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस
अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक ना जी। ये होता है आपका सूत्र। यदि आपको द्विघात बहुपद के मूल्य अल्फा कोमा बीटा दिया हुआ हो तो आप इस समीकरण से जो है, इस समीकरण से या इस सूत्र से जो है आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। या करके आप इस प्रकार से लिखते हो कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। यह जो होता है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। यहाँ पर नोट डाल के लिख देते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। अब हम लोग जो है अल्फा और बीटा में संबंध देखते हैं कि अल्फा कोमा बीटा में संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है, ठीक ना जी। अल्फा कोमा बीटा में संबंध क्या होता है। तो मान लीजिए आपको एक समीकरण दे दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी दे दिया जाए, यानी आपको एक बहुपद दे दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना जी। तो यहाँ पे जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर यानी मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है आपका, यह होता है माइनस बी बाई के ए। इसे आपको याद करना है, ठीक जी। मूलों का जो गुणनफल बराबर होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है, यह होता है सी बाई के ए। इसे भी आपको याद करना है, ठीक ना जी। चलिए अब हम लोग त्रिघात बहुपद को समझते हैं। तो जो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, यह होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद, ठीक ना जी। ये आपका हो गया क्या, त्रिघात बहुपद। अगर बराबर में हम शून्य लिख देंगे तो ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण, ठीक ना जी। तो ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद, जहाँ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी जो होता है अचर राशि होते हैं, अचर राशि होता है आपका। और जो है ए बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान शून्य हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू को शून्य बना देगा, ये टोटल का वैल्यू क्या बना देगा, शून्य बना देगा। तब ये द्विघात न होकर ये जो है त्रिघात न होकर अब द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक जी। तो इसीलिए जो है ए का मान शून्य नहीं होता है। अगर ए का मान शून्य होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल शून्य हो जाएगा, टोटल शून्य हो जाएगा तो आपको यह द्विघात बन जाता है या फिर रैखिक बन जाता है, ठीक ना जी। चलिए इसके बाद जो है त्रिघात बहुपद के जो यक्ष का मान होता है इसे हम लोग मूल बोलते हैं, ठीक ना जी। मूल बेसिक क्या होता है कि इस बहुपद में एक यक्ष का मान क्या रखे जो इस बहुपद को संतुष्ट करे या इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो यक्ष के मान को हम लोग मूल बोलते हैं, यक्ष के मान को क्या बोलते हैं, हम लोग मूल बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये त्रिघात बहुपद है तो यहाँ पे जो यक्ष के मान आने वाले हैं, 3 मान आने वाले हैं, क्योंकि रैखिक बहुपद का 1 मूल होता है, द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 मूल होते हैं। तो यहाँ पे जो यक्ष का मान होगा 3 ठो मान जो है संभव हो सकता है। तीनों मान को तो हम यक्ष लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इनके तीनों मान को जो हम लोग एक ठो को अल्फा बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। यानी त्रिघात बहुपद के मूल को हम जो है अल्फा बीटा और गामा के नाम से जानते हैं, ठीक ना जी। अब देखिए अगर आपको त्रिघात समीकरण या त्रिघात बहुपद के मूल दे दे, मूल आपको अल्फा बीटा और गामा दे दे और आपसे पूछे कि त्रिघात बहुपद का जो है त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए, ठीक ना। त्रिघात बहुपद का आपको मूल दे दे और आपसे कहे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करिए, तो त्रिघात बहुपद का हम व्यापक रूप लिख देते हैं, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक ना जी। तो यह जो होता है यक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक ना जी, यह होता है। ठीक है, अब समझिए। अब हम लोग जो है अल्फ़ा बीटा और गामा में संबंध समझ लेते हैं। तो पहला जो संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई के। ये आपको बेहद याद रखना है, भूल जाएंगे तो पेपर में 1 नंबर समझिए कि भूल जाइए। अगर ये सारे सूत्र भूल जाते हैं, रहने दीजिए, अगर ये सारे सूत्र आप भूल जाते हैं तो समझिए कि पेपर में आप 1 नंबर भूल ही जाइए, 1 नंबर मिल भी नहीं करेगा। उसके बाद जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर जो होता है यह होता है सी बाई के। अगर इन सारे सूत्रों को आप भूल जा रहे हैं तो समझिए कि आप भी परीक्षा में 1-2 नंबर भूल जाइए कि 1-2 नंबर आपका छूट जा रहा है। तीसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर जो होता है यह होता है माइनस डी बाई के ए। इन तीनों चीज़ों को ख्याल रखना है। इतना थ्योरी से जो है आपका अध्याय 2 के सारे सवाल जो है आसानी पूर्वक लग जाएंगे। ठीक जी, तो अगला वीडियो में हम आपको अध्याय 2 के सारे सवाल को एक एक करके समझाएंगे। चलिए।